आपकी दोस्त पवित्रा। दोस्तों मैं आज आपके सामने फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आपका भूगोल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपको वो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे पर्वत से क्वेश्चन बनते हैं या फिर आपके बनते हैं पठार से और जलप्रपात से। और हाँ, इस चैप्टर में स्वच्छ भारत मिशन भी दिया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि यही क्यों आया एग्जाम में, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ये देखिए, पहले तो यही पूछा जा सकता है कि पहाड़ी और पर्वत में क्या अंतर है। क्या आप बता सकते हैं पहाड़ी और पर्वत में क्या अंतर है? मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये देखिए, अगर आपका 600 मीटर तक कोई उभरा हुआ स्थल रूप है तो उसे तो कहेंगे पहाड़ी। अगर आपका 600 मीटर से प्लस में कोई स्थल रूप है उसे क्या कहेंगे? या तो कहेंगे उसे पहाड़ या कहेंगे पठार। पठार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली जान लीजिए, जो ऐसे बने हुए होते हैं वो तो होते हैं आपके पर्वत, और जो आपके ऐसे बने हुए होते हैं वो होते हैं आपके पठार, जिनका जो ऊपरी सिरा सपाट होता है वो होते हैं पठार। और हम आगे डिटेल में जानेंगे। पृथ्वी पर परिवर्तन के कारण। दोस्तों पृथ्वी पर परिवर्तन के क्या कारण है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि जो पृथ्वी है वो अब भी गति कर रही है, इसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इतना इस चैप्टर में दिया हुआ है कि ये आंतरिक क्रिया के कारण भी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अब भी लगातार गति कर रही है, इसलिए पृथ्वी पर परिवर्तन अब भी हो रहे हैं। ये उसकी आंतरिक क्रिया के कारण भी हो रहे हैं और ये उसकी बाह्य क्रिया के कारण भी हो रहे हैं। क्या है आंतरिक क्रिया? वही गति कर रही है, प्लेटें गति कर रही है। और बाह्य क्रिया क्या है, बताइए बाह्य क्रिया क्या है? बाह्य क्रिया आपकी अपर्दन, निक्षेपण और हिमानी। आपने सुना होगा कि जब ये जो पर्वत होते हैं, ये पूरा चैप्टर पर्वत से ही रिलेटेड है। ये जो पर्वत होते हैं ना, इनके ऊपर जो ये बर्फ जमी हुई होती है, आपने सुना है पर्वत के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है। जब ये बर्फ ऐसी फैली हुई होती है, सारे में सभी जगह फैली हुई होती है, एक नदी की तरह रूप ले लेती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिमानी। बर्फ की नदियां, इसे कहते हैं हिमानी। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं अपर्दन को। अपर्दन क्या है? जैसे कि ये पर्वत होते हैं आपके, ये जो पर्वत होते हैं, इन पर्वत पर दिन में तो धूप पड़ती है तेज, और रात को यहाँ पर सर्दी पड़ती है। फिर दिन में तेज धूप पड़ेगी और रात को सर्दी पड़ेगी। तो ऐसे ही लगातार क्रिया होने के कारण ये पर्वत कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। फिर ये जो आपकी बर्फ पिघलती है, ये इसके साथ इनको बहा कर ले जाती है। और हाँ, जब ये मैदानी इलाके में आ जाती है ना, तो ये नदियाँ इसका निक्षेपण कर देती है, इसे छोड़ देती है, खुद जाके समुद्र में मिल जाती है। तो इस टॉपिक से आपने समझ लिया कि अपर्दन क्या है। पर्वतों का टूटना धूप के कारण या किसी के भी कारण पर्वतों का टूटना क्या कहलाता है? अपर्दन। निक्षेपण, जो पर्वत टूटते हैं उन्हें जब नदियाँ दूर ले जाकर फेंक देती हैं, यानी निक्षेपित कर देती हैं। और फिर आ गया है आपका हिमानी। ये जो बर्फ की नदियाँ होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हिमानी। अब आप देख लीजिए पर्वत के प्रकार। पर्वत के प्रकार ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वलित पर्वत क्या होता है तो क्या आप बता पाएंगे? जब आप किसी भी चीज को लेंगे, जैसे कि आपने कोई बुक ले ली, अगर आप बुक को इधर से भी दबा रहे हैं, इधर से भी दबा रहे हैं, उसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो उसके आकार में कहीं ना कहीं तो परिवर्तन होगा। तो वो ऐसे करके बीच से ऐसे उठ जाएगी। आप करके देखना, वो यहाँ से किनारे पे से तो सही रहेगी, लेकिन बीच से उठ जाएगी। इस तरीके से वो बीच से उठ जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? उसमें वलय पड़ गया, यानी वलित पर्वत। कौन कौन से वलित पर्वत है ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका ये जो हिमालय है ना, ये भी आपका वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। हिमालय के बाद आप जितने भी देख लीजिए, आल्प्स पर्वत भी आपका वलित पर्वत है, अरावली भी आपका वलित पर्वत है। और अब देखते हैं हम बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत में क्या होता है? दोस्तों जब ये पर्वत इस तरीके से पर्वत होता है, ये आपका पर्वत होता है, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पर्वत होता है, ये पर्वत बीच से कहीं से भी टूट के ये आधा भाग तो नीचे आ जाता है और बाकी ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसा ही रह जाता है। तो ये जो नीचे वाला भाग है इसे क्या कहते हैं और ये ऊपर वाले जो भाग है इन्हें क्या कहते हैं? इसे तो कह दिया बृहस्पति पर्वत है। अगर आपका कोई
कोई ऐसे नीचे पर्वत धंस गया है तो वो तो कहते हैं कि हाँ भ्रंश पड़ गया है, इसमें भ्रंश के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपके ग्रावेन, इसे ग्रावेन कहा जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हर्ष तथा ग्रावेन किससे संबंधित है, ये आपके भ्रंशोत पर्वत से संबंधित है और इसे उठे हुए भाग को कहते हैं हर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देख लीजिए ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। ज्वालामुखी से जब ऐसे ऐसे करके लावा निकलता है और जब ये लावा बाद में ठंडा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इससे बनने वाले पर्वत को कहते हैं दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत। ये है आपका ज्वालामुखी पर्वत। लेकिन कौन कौन सा है ज्वालामुखी पर्वत, हाँ एक ये और रह गया, इसका कोई एक उदाहरण बताइए, बताइए क्या है। आपका भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है वासजेस पर्वत। आपका वासजेस पर्वत एक कैसा पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत। और इसका बताइए अब ज्वालामुखी पर्वत कैसा पर्वत है, ये है आपका, इसका बताइए आप ज्वालामुखी पर्वत का कोई उदाहरण बताइए क्या होगा, ये है आपका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा बताइए अगर आपको याद आ रहा हो, जैसे कि जापान का फ्यूजियामा है, ये आपको याद करने क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि ये जो हमारा पर्वत है एवरेस्ट का दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह 8000 प्लस मीटर ऊंचा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनाकी पर्वत इससे भी ऊंचा है, कहाँ है लेकिन वो दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 10,025 मीटर। ये एवरेस्ट से कितना ऊंचा है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता किसी को क्योंकि ये है आपका प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत। आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब देखिए पठार, पठार क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया ये एक मेज के आकार का होता है, जैसे कि इसके तीर तो ढलान होते हैं इस तरीके के, इस तरीके के, और ये जो हिस्सा होता है सपाट होता है। छोटे नागपुर का पठार, इस पर से स्वर्ण रेखा नदी बहती है और स्वर्ण रेखा नदी पर है आपका हुंड्रू जलप्रपात। ये बार बार स्वर्ण रेखा नदी, छोटा नागपुर पठार और हुंड्रू जलप्रपात क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो प्लेन्स आप जानते ही हैं ये उपजाऊ क्षेत्र होता है और ये पर्वत की तरह ऊंचा नहीं होता, ऊंचा ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, ये प्लेन होता है, इसलिए इसे प्लेन्स बोलते हैं, मैदान। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।